Hello students, welcome to Shweta Yadav Tutorials. Please like and subscribe my channel and hit bell icon for more updates. In this video we will discuss about Human Genome Project, जो कि इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है. हम पढ़ रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर क्लास 12 का, दैट इज मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, और उसका ये लास्ट टॉपिक है. इस टॉपिक के साथ ये चैप्टर खत्म हो जाता है. तो यहाँ पे जो भी डेटाज हम पढ़ेंगे दैट इज ऑल ऑफ एनसीईआरटी. वो सारा का सारा डेटा हमने किससे लिया है? एनसीईआरटी से लिया है. तो एनसीईआरटी का डेटा अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है. हर डेटा पे आपको बहुत अच्छे से फोकस करना है, राइट? सो आई विल स्टार्ट विद ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, दैट इज HGP. नाम से समझ में आ रहा है कि ह्यूमन के जीनोम को स्टडी करना. अब जीनोम क्या है? दैट इज हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम. हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम अगर हम देखें, अगर हम डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में हमारी सेल में अगर क्रोमोसोम देखें तो 46 है. अगर हम गैमीट्स की बात करें तो उनमें 23 क्रोमोसोम है. तो उन 23 क्रोमोसोम को स्टडी करना, दैट इज द हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम, दैट इज जीनोम. तो उस जीनोम को स्टडी करना ही कहलाता है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट. अब में स्टडी करने का मतलब क्या है? क्या पढ़ाई की गई उसमें एग्जैक्टली? तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का मतलब साधारण सा ये है कि हमारे जीनोम में जो भी सीक्वेंस है, जो भी क्रोमोसोम है, उन क्रोमोसोम पे न्यूक्लियोटाइड की क्या सीक्वेंस है इसका पता लगाना. यानी कि क्रोमोसोम में जो डीएनए है उस डीएनए में न्यूक्लियोटाइड की क्या सीक्वेंस है उसको पता लगाना ही इसमें समझा जाता है. सो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट स्टार्टेड इन द ईयर 1990. ये 1990 में स्टार्ट किया गया था. ये जो प्रोजेक्ट है ये स्टार्ट किया गया था 1990 में. तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन यही आ जाता है कि 1990 में जो प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था वो कौन सा प्रोजेक्ट है, या ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कौन से ईयर में स्टार्ट किया गया था. क्लियर? तो ये अपने आप में एक बहुत ही इजी क्वेश्चन है. नेक्स्ट हम बात करते हैं 1990 में तो स्टार्ट हुआ, कंप्लीटेड इन 2003. 2003 में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ. अब यहां पे लगभग हम बोल सकते हैं कि ये प्रोजेक्ट 13 इयर्स तक चला. 13 इयर्स तक चलने वाला प्रोजेक्ट था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट. क्रोमोसोम 1 कंप्लीटेड इन मई 2006. जब हम बात करते हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में हम क्या बोलेंगे, बहुत ध्यान से समझना है इस बात को कि हम किस चीज की स्टडी कर रहे हैं. मान लीजिए ये हमारा क्रोमोसोम 1 है, 1 1, इसी तरीके से 2 2 2 2, ये दोनों होमोलोगस हैं. 3 3 होमोलोगस हैं. और इस तरीके से हम जाएंगे 22 तक. इस तरीके से हम कहां जाएंगे? 22 तक. अब यहां पे अगर मेल है, अगर मेल है तो यहां पे जो क्रोमोसोम होगा वो वाई क्रोमोसोम होगा, जो बहुत ही छोटा होता है. ये वाई क्रोमोसोम है. और मेल में होगा एक एक्स क्रोमोसोम. क्लियर? उसी तरीके से अगर फीमेल बॉडी है, फीमेल है, तो फीमेल में दोनों ही क्या होंगे? एक्स क्रोमोसोम. दोनों ही क्या होंगे? एक्स क्रोमोसोम. तो अगर हम देखें तो इन क्रोमोसोम में जो भी सीक्वेंस ऑफ द जीन है उसका पता लगाना कि जीन की सीक्वेंस क्या होती है. अब यहां पे एक और चीज आती है कि सीक्वेंस से मतलब क्या है. तो मान लीजिए अगर हम ये बोलें कि ये हमारा डीएनए है और इस डीएनए में कौन सा न्यूक्लियोटाइड पहले आएगा, ये पता लगाना ही सीक्वेंसिंग कहलाती है. सीक्वेंस का मतलब किसके बाद कौन आएगा. तो यहां पे डीएनए में है क्या? डीएनए में मेनली न्यूक्लियोटाइड है. तो कौन सा न्यूक्लियोटाइड के बाद कौन सा न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में आएगा. तो मान लीजिए यहां पे ए है, पहला ए आया, इसके बाद में आया जी, फिर आया टी, फिर आया सी, फिर आया ए, फिर आया ए. तो इस तरीके से सीक्वेंस का पता लगाना. क्लियर? यही ह्यूमन जीनोम का
पार्ट माना जाता है। अब हम जब क्रोमोसोम की बात करते हैं इन द डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, तो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में अगर हम बोले तो टोटल क्रोमोसोम 46 है। इस 46 में से 22 पेयर ऑटोसोम्स है। 22 पेयर क्या है? ऑटोसोम। और एक पेयर, 1 पेयर इज सेक्स क्रोमोसोम। एक पेयर क्या है? सेक्स क्रोमोसोम है। तो ऐसे करके टोटल कितने क्रोमोसोम हो जाते हैं? 46। ऐसे करके कितने क्रोमोसोम हो जाते हैं? 46। अब यहां पे जब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट चलाया गया 1990 में जब स्टार्ट किया गया और 2003 में जब ये कंप्लीट किया, तो यहाँ पे जितने भी क्रोमोसोम्स थे जिनको स्टडी किया गया, इन क्रोमोसोम की सबकी सीक्वेंस पता चल गई। बट यहाँ पे जो क्रोमोसोम नंबर 1 था वो काफी बड़ा क्रोमोसोम है, इसकी डिटेलिंग भी हम आगे करेंगे। तो क्रोमोसोम 1 कंप्लीटेड इन मई 2006। केवल फर्स्ट क्रोमोसोम जो है उसको कंप्लीट किया गया 2006 में। क्लियर? नेक्स्ट, studied 24 chromosome, 22 autosome and 1 2 sex chromosome. क्लियर? अब यहाँ पे बहुत ध्यान से समझना, यहाँ पे जितने भी क्रोमोसोम स्टडी किए गए तो इनके बारे में पता करना सबसे इंपॉर्टेंट है। तो टोटल कितने क्रोमोसोम की स्टडी की गई? टोटल 24 क्रोमोसोम की यहाँ पे स्टडी की गई। 24 कैसे? बहुत ध्यान से समझना है। अगर हम बोले कि ये 1 से लेके 22, अगर कोई डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, अगर कोई डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है तो इस डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में टोटल क्रोमोसोम कितने होंगे? 46। डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में टोटल क्रोमोसोम कितने होंगे? 46। इस 46 में से अगर हम यहां से देखें 1 to 22 या यहां से देखें 1 to 22, तो ये भी 22 तक है, तो 22 ये हो जाएंगे ऑटोसोम, ये हो जाएंगे ऑटोसोम। क्लियर? और जो एक पेयर है, अगर मेल बॉडी है तो उसमें वाई क्रोमोसोम होगा और एक्स क्रोमोसोम होगा, तो यहां पे एक्स और वाई क्या हो जाएंगे? सेक्स क्रोमोसोम। वहीं अगर फीमेल है तो इसमें दोनों ही एक्स क्रोमोसोम है, तो ये क्या हो जाएंगे? सेक्स क्रोमोसोम। तो इस तरीके से क्रोमोसोम का सेट होता है। तो यहाँ पे बहुत ध्यान से समझना, टोटल कितने क्रोमोसोम की स्टडी की गई? 24। अब 24 कैसे गई वो बात ध्यान से समझना है। एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करते हैं तो उसमें अगर होमोलोगस क्रोमोसोम को हम देखें, किसको देख रहे हैं हम? होमोलोगस क्रोमोसोम। तो 1 का होमोलोगस है, 2 का होमोलोगस है, 3 का होमोलोगस है, 4 का है, 5 को है, एंड 22 का होमोलोगस है। क्लियर? तो चाहे हम इस क्रोमोसोम की स्टडी करें या इसकी करें, एक पर्सन के चाहे इस क्रोमोसोम की स्टडी करें या इसकी करें, या कोई दूसरा पर्सन होगा या तीसरा चौथा, जितने भी इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग्स कोई भी हो, उसमें अगर क्रोमोसोम 1 की स्टडी करोगे तो सेम ही मानी जाएगी। तो यहां पे क्या देखा गया, चाहे इसकी करें या इसकी करें एक ही बात है, तो क्यों ना एक की कर ली जाए। अब एक की क्यों कर ली जाए, बहुत ध्यान से समझना। इस क्रोमोसोम पे मान लीजिए यहां पे कोई जीन प्रेजेंट है, इस लोकाई पे, इस लोकेशन पे, तो इस क्रोमोसोम पे इसी लोकेशन पे सेम जीन प्रेजेंट होगा। मान लीजिए यहां पे कोई जीन है तो इस क्रोमोसोम पे, इस लोकेशन पे वही सेम लोकाई पे जीन प्रेजेंट होगा। तो चाहे आप इसको स्टडी करो या इसको स्टडी करो तो एक ही बात है। तो यहां से 22 क्रोमोसोम लिए गए, ऑटोसोम्स कितने लिए गए? 22। क्लियर? अब बारी आती है सेक्स क्रोमोसोम की। तो सेक्स क्रोमोसोम मेल और फीमेल में एक्स क्रोमोसोम तो सेम है, तो यहां पे मेल में अगर हम देखें तो यहाँ पे एक्स क्रोमोसोम को स्टडी किया जाएगा और वाई को भी किया जाएगा। अब मेल का एक्स क्रोमोसोम स्टडी करो या फीमेल का एक्स क्रोमोसोम स्टडी करो, बात तो एक ही है। क्रोमोसोम में जो जीन है मेल में भी वही होगी, तो फीमेल भी उसी लोकाई पे वही जीन प्रेजेंट होगी, जीन तो अलग हो नहीं सकती। तो यहां पे अगर हम देखें तो कितने क्रोमोसोम स्टडी किए गए? 22 तो ऑटोसोम स्टडी किए गए और एक एक्स क्रोमोसोम और एक वाई क्रोमोसोम को स्टडी किया गया, मतलब 2 सेक्स क्रोमोसोम की यहां पे स्टडी की गई। तो टोटल क्रोमोसोम हो जाते हैं कितने? 24। कितने क्रोमोसोम हो जाते हैं? 24 क्रोमोसोम को ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में
स्टडी किया गया, इनकी सीक्वेंस देखी गई, इनके बारे में जीन्स का पता लगाया गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हम आगे आगे डिटेलिंग करते रहेंगे। नाउ मेगा प्रोजेक्ट, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एक मेगा प्रोजेक्ट है। जैसे ही वर्ड आ जाता है मेगा, मेगा का मतलब होता है बहुत ज्यादा पैसा खर्च करने वाला प्रोजेक्ट। तो इस प्रोजेक्ट में पैसा भी बहुत खर्च हुआ और समय भी बहुत लगा। जैसा कि हमने पढ़ा है कि भाई 1990 में ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ और क्रोमोसोम 1 तक की जब स्टडी की गई तो 2006 आ गया था। तो एक बहुत ही लंबा समय लगा और लंबे समय के साथ बहुत सारा पैसा भी खर्च हुआ। तो यहाँ पे पैसा कैसे खर्च हुआ उसकी भी हम बात करेंगे। सो इन ह्यूमन जीनोम 3 into 10 to the power 9 बेस पेयर प्रेजेंट। ह्यूमन जीनोम में 3 into 10 to the power 9 बेस पेयर प्रेजेंट है। अब इन बेस पेयर्स का पता लगाना, इनकी सीक्वेंसिंग का पता लगाना आसान नहीं था। हर एक न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंसिंग में पैसा खर्च होता था। एक न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंसिंग में काफी पैसा खर्च होता था। तो लगभग अगर हम देखें कॉस्ट ऑफ सीक्वेंसिंग पर बेस पेयर, यानी कि एक न्यूक्लियोटाइड या बेस पेयर की सीक्वेंस को पता लगाने के लिए $3 खर्च होते थे। कितने $? $3 खर्च होते थे। अगर पूरे जीनोम का पता लगाना है तो 3 into 10 to the power 9 into 3, तो यहां पे जो डेटा आएगा दैट इज 9 into 10 to the power 9। इतना $, खर्च करना पड़ेगा अगर पूरे जीनोम का पता लगाना है तो, यानी कि बहुत ज्यादा पैसा खर्च करने वाला प्रोजेक्ट है। सो एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट वुड बी अप्रोक्सीमेटली $9 billion। कितना था? $9 billion। क्लियर? Now, next, in obtained sequence were to be stored in a typed form in book। अब बहुत ध्यान से समझना, हमने सीक्वेंसिंग का पता लगा लिया, हमें ये पता चल गया कि इतने बेस पेयर हैं, इतने बेस पेयर हैं और इतने बेस पेयर की सीक्वेंस पता लग चुकी है कि कौन से बेस पेयर के बाद कौन सा बेस पेयर आएगा। ये सारे डेटा बन चुके हैं। अब ये जो सारे डेटा लिखे तो हमने क्या किया, हमने किताब ली और उस किताब में लिखना शुरू कर दिया। जब हम इसको किताब में लिखना शुरू करेंगे तो क्या ये पॉसिबल हो पाएगा? पहले तो इस बात को समझो। अगर पॉसिबल हो भी जाता है तो कितनी किताबों में ये डेटा आएगा? तो अगर 3 into 10 to the power 9 बेस पेयर को अगर हम पेज में लिखना शुरू करें तो उस पेज में लिखने के लिए हमें एक ऐसी किताब की जरूरत है जिसमें कितने पेजेस हो? 1000 पेजेस हो। और उन 1000 पेज में पर पेज पे कितने बेस पेयर लिखे जाएंगे? पर पेज पे 1000 बेस पेयर लिखे जाएंगे। तो अगर ऐसा लिखना शुरू करें तो 3300 यानी कि 3300 किताबों की हमें रिक्वायरमेंट होगी इन बेस पेयर्स को लिखने में, जो कि बहुत ही टीडियस टास्क है। टीडियस क्यों है? क्योंकि अगर थोड़ी सी भी मिस्टेक हो गई तो सारी सीक्वेंसिंग में दिक्कत आएगी। दूसरा, इतना डेटा हैंडल करना, 3300 किताबों को हैंडल करना बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है। तो एनसीईआरटी क्या लिखती है? If the obtained sequence were to be stored in typed form in book, अगर typed form में book की form में इसको लिखा जाएगा, so and if each page of the book contained 1000 लेटर, यानी कि किताब के हर पेज पे 1000 लेटर होंगे, न्यूक्लियोटाइड की फॉर्म में 1000 लेटर होंगे, एंड ईच बुक कंटेन 1000 पेज, हर पेज पे 1000 लेटर, किताब में 1000 पेज। तो ऐसे डेटा को स्टोर करने में 3300 बुक्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो इतनी किताबों की रिक्वायरमेंट होगी इतने सारे डेटा को स्टोर करने के लिए। अब क्या किया जाए कि ये प्रॉब्लम ओवरकम हो पाए? कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा कि इतना डेटा हैंडल ना करना पड़े
और ये स्टोर भी हो जाए। तो ऐसा करने के लिए बायोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच डेवलप की गई जिससे ये सारी चीज़ें बहुत आसान हो गई, और उस ब्रांच का नाम है बायो इन्फॉर्मेटिक्स। सो बायो इन्फॉर्मेटिक्स की हेल्प से ये जो डेटा था ये कंप्यूटर में स्टोर किया गया। नाम से पता चल रहा है बायो इन्फॉर्मेटिक्स, यानी कि जो भी डेटा है वो इंफॉर्मेशन के फॉर्म में, डेटाबेसेस के फॉर्म में स्टोर किया गया। जब डेटा स्टोर किया गया तो ये आसान था समझना कि जो भी जीन हमें चाहिए, जो भी जीन ऑफ इंटरेस्ट हमारा है, उस डेटाबेस में से, उस इंफॉर्मेशन में से हम गैदर कर सकते हैं। अगर आपके पास 3300 किताबें हैं और आपके पास एक तरफ कंप्यूटर है, आपको बोल दिया जाए कि आप यहां पे इंसुलिन की जीन को पहचानो, तो किताब में से जब आप इंसुलिन की जीन को पहचानोगे तो वो एक बहुत ही लंबा टास्क है, और हो सकता है कि इतनी सीक्वेंस में से जीन को पहचानने में काफी साल लग जाए, काफी साल लग जाएंगे। नेचुरल बात है ये, क्योंकि जब आप सीक्वेंस पढ़ोगे, एक एक किताब में 1000 पेज की एक किताब है, उसमें एक पेज पे 1000 लेटर लिखे हुए हैं, ऐसे आपको 3300 किताबें पढ़नी होंगी, तो एक बहुत ही लंबा टास्क है। वहीं अगर इंफॉर्मेशन कंप्यूटर के फॉर्म में होगी या फिर इंफॉर्मेशन डेटाबेसेस के फॉर्म में होगी तो उसको रिट्रीव करना आसान हो जाता है। आप आसानी से पता लगा सकते हो कि इंसुलिन बनाने के लिए कौन सा जीन रिस्पॉन्सिबल है। तो ये ब्रांच बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो हियर Human Genome Project was closely associated with a rapid development of new area in biology called bioinformatics, जो कि बहुत ही अच्छा साबित हुआ है Human Genome Project के लिए। The Human Genome Project was a 13-year project. 13 साल का प्रोजेक्ट था, बहुत ही लंबा प्रोजेक्ट था, मेगा प्रोजेक्ट था, बहुत ही पैसा खर्च हो रहा था। इसको जो स्टार्ट करने वाला डिपार्टमेंट था दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, जो कि यूएस का था। इसको स्टार्ट करने वाला डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, यूएस के ये दोनों डिपार्टमेंट थे। ये सारा का सारा ये डेटा हैंडल कर रहे थे, बट पैसा बहुत ज्यादा खर्च हो रहा था, तो यहाँ पे दूसरी कंट्रीज से भी हेल्प ली गई। तो यहाँ पे क्या किया गया, ड्यूरिंग द अर्ली ईयर्स ऑफ द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट द वेलकम ट्रस्ट, यूएस ने स्टार्ट किया था, बट बाद में यहाँ पे जो कोलैबोरेट हुआ दैट इज वेलकम ट्रस्ट ऑफ यूके। कौन सा ट्रस्ट आया, वेलकम ट्रस्ट ऑफ यूके, जो कि एक मेजर पार्टनर बना। शुरुआत में ही, अर्ली स्टेजेस में ही ये मेजर पार्टनर बन चुका था, फिर भी काम नहीं बना क्योंकि पैसा बहुत खर्च हो रहा था। पैसे की जरूरत थी, तो पैसे की जरूरत थी तो और भी कंट्रीज का कोलैबोरेशन जरूरी था। तो यहाँ पे एडिशनल कंट्रीब्यूशन केम फ्रॉम जापान, फ्रांस, जर्मनी एंड चाइना एंड अदर्स। तो यहाँ पे बहुत सारी अदर कंट्रीज का भी यहाँ पे कंट्रीब्यूशन रहा। और बेसिकली अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि ये स्टार्ट किसने किया था, तो यूएस ने किया था। यहाँ पे जो पार्टनर बना वो था वेलकम ट्रस्ट ऑफ द यूके, और बाद में धीरे धीरे अदर कंट्रीज ने भी अपना कंट्रीब्यूशन देना स्टार्ट कर दिया था। क्लियर? नेक्स्ट, गोल्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के क्या गोल्स हैं, किस लिए करना है ये प्रोजेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। ऐसा तो है नहीं कि कोई भी एक्सपेरिमेंट या कोई भी प्रोजेक्ट ऐसे ही बिना किसी मोटो के कर लिया जाता है, कि कोई ना कोई मोटो होता है, कोई ना कोई गोल होता है किसी काम को करने का। तो नेचुरली इसको भी करने का बहुत इंपॉर्टेंट गोल था, उस गोल को भी हम स्टडी करेंगे। आइडेंटिफाई ऑल द सीक्वेंस और द जीन्स अप्रोक्सीमेटली 20 to 25,000 इन ह्यूमन डीएनए। सिंपल सा है, सिंपल सा मतलब है इस लाइन का कि ह्यूमन डीएनए में जो भी जीन्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना। जीन्स का आइडेंटिफिकेशन करना बहुत जरूरी था। ये तो पता लगे कि ये जीन ये काम करता है हमारी बॉडी में। जब तक यही पता नहीं होगा कि जीन का काम क्या है तो उस जीन का महत्व ही नहीं होगा। तो ये इंपॉर्टेंस समझने के लिए कि ये जीन इस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल है या ये जीन ये प्रोडक्ट बनाता है, जीन का प्रोडक्ट जो बनता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो ये समझना बहुत जरूरी है और इसको समझने के लिए जीनोम प्रोजेक्ट का करना जरूरी था। तो यहाँ पे जीन्स का
पता लगाना, आइडेंटिफिकेशन ऑफ जीन। तो पहले ये देखा गया कि हमारी बॉडी में 20,000 to 25,000 जीन्स प्रेजेंट है, बट लेटर ऑन ये पता चला कि एग्जैक्टली कितनी जीन्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट है। तो पहला काम आइडेंटिफिकेशन ऑफ जीन्स इन ह्यूमन डीएनए। नेक्स्ट, डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ 3 बिलियन केमिकल बेस पेयर्स। सीक्वेंस का पता लगाना बेस पेयर्स की, 3 बिलियन बेस पेयर्स की सीक्वेंस का पता लगाना भी बहुत इंपॉर्टेंट था कि किसके बाद कौन सा बेस पेयर या न्यूक्लियोटाइड आ रहा है। क्लियर? नेक्स्ट, स्टोर दिस इंफॉर्मेशन इन डेटाबेस। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि बायो इन्फॉर्मेटिक्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रांच थी जो कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित हुई, क्योंकि जो भी डेटा तैयार किया जा रहा था वो डेटाबेस के फॉर्म में स्टोर किया जा रहा था फ्यूचर यूज के लिए, कि कभी ना कभी इसको काम में लिया जाएगा। काम में कैसे लिया जाएगा वो भी नेक्स्ट स्टेप में आ रहा है। इंप्रूव टूल्स फॉर डेटा एनालिसिस। मान लीजिए कोई जीन है, वो एक पर्टिकुलर अपना प्रोडक्ट बना रहा है। जैसे हमें ये पता है कि पर्टिकुलर जीन है, जैसे इंसुलिन का जीन है, तो नेचुरली वो इंसुलिन बना रहा है। क्लियर? तो यहाँ पे कंपनीज को ये बताना कि भाई ये जीन है, इसका ये प्रोडक्ट है और आप इसको एम्पलीफाई करके मार्केट में लॉन्च कर सकते हो। तो ये सारी चीजें कब होंगी? जब जीन का पता होगा, जब जीन का आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा, तभी तो आप उसको मार्केट में दे पाओगे। तो ये सारी चीजें पॉसिबल हो पाई ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की वजह से। ट्रांसफर द रिलेटेड टेक्नोलॉजी टू अदर सेक्टर्स सच एज इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज को देना, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि जो भी चीज हमारे पास है, जो भी जीन हमारे पास है, उसका क्या प्रोडक्ट बनने वाला है और उसकी हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस है, यानी कि ह्यूमन वेलफेयर के लिए ये कैसे यूज में आएगा, तो ये बताने वाली कौन होंगी? इंडस्ट्रीज। तो जो भी डेटा गैदर किया, जो भी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से डेटा गैदर किया गया, उस डेटा को इंडस्ट्रीज को, कंपनीज को दिया गया, जिससे वो उनका आर्टिफिशियल प्रोडक्ट बना के उस मेडिसिन को मार्केट में लॉन्च कर सके। तो आज हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं जिसकी सहायता से मेडिकल जो टेक्नोलॉजी है उसने बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट हुआ है। क्लियर? जैसे आज अगर हमें कोई टेस्ट कराना है, कोई भी टेस्ट XYZ, किसी भी डिजीज रिलेटेड हमें कोई टेस्ट कराना है, तो ये टेस्ट कैसे पॉसिबल हो पाया? वो जीन के बारे में जान के पता हो पाया। क्लियर? तो जो भी किट्स आज अवेलेबल है मार्केट में, वो सारे कैसे डेवलप हुए? वो सारे के सारे जीन की स्टडी के बाद डेवलप हुए। तो सारी चीजें इंडस्ट्रियल यूज की हैं। एड्रेस द एथिकल, लीगल एंड सोशल इशू। अब यहाँ पे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का एक गोल ये भी था कि अगर कोई जीन किसी के लिए काम में लाई जा रही है तो किसी भी ऑर्गेनिज्म को नुकसान ना पहुंचे, किसी भी ऑर्गेनिज्म को नुकसान ना पहुंचे, तो ये एथिकल इशू है। ये कैसा इशू है? एथिकल इशू, यानी कि कोई भी ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के वजह से किसमें नहीं आए? दिक्कत में नहीं आए, उसको नुकसान ना पहुंचे। क्लियर? लीगल, लीगल का मतलब है कि यहाँ पे जो भी काम हो रहा है वो लॉ के हिसाब से हो रहा है, यानी कि गवर्नमेंट जो लॉ बनाए हैं उसके हिसाब से काम होगा, दैट इज लीगल इशू। इसके साथ साथ सोशल इशू। सोशल इशू का मतलब है कि जो भी काम किए जाएंगे वो कैसे होने चाहिए? ह्यूमन वेलफेयर के लिए होने चाहिए। तो यहाँ पे इन तीनों को मिला के बोला जाता है ELSI। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ELSI क्या है? ELSI इज एथिकल, लीगल एंड सोशल इशू रिलेटेड टू द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का क्या गोल है? जीन को आइडेंटिफाई करना, जितने भी जीन्स ह्यूमन डीएनए में हैं उनका आइडेंटिफिकेशन करना, जीनोम की सीक्वेंसिंग का पता लगाना, डेटाबेस तैयार करना। अगर कोई चीज ह्यूमन वेलफेयर के लिए यूज में आएगी तो उसको कंपनीज या इंडस्ट्रीज को ट्रांसफर करना। और यहाँ पे सारी बातों का ध्यान कैसे रखा जाएगा? ELSI के थ्रू, दैट इज एथिकल, लीगल एंड सोशल इशू। क्लियर? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में अब कैसे पता चलेगा हमें कि डीएनए में किस न्यूक्लियोटाइड के बाद या किस बेस पेयर के बाद कौन सा बेस पेयर आने वाला है? तो उसके लिए एक मशीन यूज की जाती है, उसको बोला जाता है ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर। मशीन का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है,
ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर, नाम से पता चल रहा है। थोड़ा सा इस वर्ड पे फोकस करते हैं, ऑटोमेटेड। ऑटोमेटेड का मतलब है कि ये जो मशीन है ये कंप्यूटर बेस्ड है। ऑटोमेटेड का मतलब क्या है? कंप्यूटर बेस्ड मशीन है। नेक्स्ट टर्म आ रही है डीएनए सीक्वेंसर, यानी कि डीएनए में बेस पेयर की सीक्वेंस का पता लगाने के लिए ये मशीन यूज की जाती है, और ये मशीन कुछ इस तरीके से हमें दिखाई देती है। अब कैसे यूज करते हैं इसको? जिस भी डीएनए की सीक्वेंसिंग का हमें पता लगाना है, यानी कि उसकी सीक्वेंस का हमें जानना है, तो हम क्या करेंगे? उस सैंपल को हम यहाँ लोड करेंगे। क्या करेंगे? सैंपल को हम यहाँ लोड करेंगे, और लोड करने के बाद इस पूरी मशीन को कंप्यूटर से अटैच कर देंगे, और ये बता देगी कि कौन सा नाइट्रोजन बेस पहले आ रहा है, फिर दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है। इस तरीके से सारी सीक्वेंसिंग बता देगी। अब ये जो पूरी मशीन है ये बेस्ड है सैंगर्स प्रिंसिपल पे। किस पे बेस्ड है? सैंगर्स प्रिंसिपल पे। सैंगर्स प्रिंसिपल पे बेस्ड होने की वजह से यहाँ पे एक और चीज लिंक करती है। जब हम सैंगर्स प्रिंसिपल की बात करते हैं तो यहाँ पे सैंगर नाम के साइंटिस्ट ने इस प्रिंसिपल को बताया। सैंगर ने एक चीज और बताई थी कि जब हम प्रोटीन को स्टडी करते हैं तो प्रोटीन को स्टडी करने में हमें यह पता चलता है कि प्रोटीन क्या है? पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड है। पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड है। तो इस प्रोटीन में कौन सा अमाइनो एसिड पहले आएगा, फिर दूसरा आएगा, फिर तीसरा आएगा, ये बताने वाले भी सैंगर ही थे। तो कुछ इसी सिद्धांत को ध्यान में रख के, कुछ इसी प्रिंसिपल को ध्यान में रख के यहाँ पे डीएनए में भी सीक्वेंसिंग का पता लगाया गया। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि ये जो ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर है ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है? सैंगर्स प्रिंसिपल पे बेस्ड है। काम क्या है इसका? डीएनए में सीक्वेंस का पता लगाना। नाम से पता चल रहा है वो, तो उसमें कोई बहुत बड़ी डील नहीं है। तो यहाँ पे जिस भी डीएनए की सीक्वेंसिंग हमें करनी है तो वो डीएनए हम यहाँ लोड कर देते हैं। मान लीजिए ये डीएनए हमने यहाँ लोड किया, इसकी सीक्वेंसिंग हमें पता लगानी है। अब जब हम डीएनए लोड कर देते हैं तो ये डीएनए जैसे जैसे लोड होता जाता है तो ऑटोमेटिकली कंप्यूटर स्क्रीन पे नाइट्रोजन बेस आते जाते हैं। कौन सा पहले आएगा, कौन सा दूसरा आएगा, बट इनको समझने के लिए यहाँ पे पीक्स दिखाई देती हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे अगर ब्लू पीक दिखाई दे रही है दैट इज साइटोसिन। अगर यहाँ पे रेड पीक दिखाई दे रही है दैट इज थायमीन। अगर यहाँ पे ग्रीन पीक दिखाई दे रही है दैट इज एडेनिन। ये कलर नॉर्मली समझने के लिए बताए गए हैं। अगर फिर से रेड पीक दिखाई दे रही है दैट इज थायमीन, फिर से रेड है थायमीन। ब्लू पीक दिखाई दे रही है दैट इज साइटोसिन। तो यहाँ पे कलर के हिसाब से न्यूक्लियोटाइड का पता चल जाता है या बेस पेयर का पता चल जाता है कि कौन सा बेस पेयर किसके बाद आ रहा है, पहला कौन सा आ रहा है, उसके बाद कौन सा आ रहा है। तो ध्यान में क्या रखना है? ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर, डीएनए की सीक्वेंसिंग का पता लगाने के लिए मशीन है जो यूज की जाती है। इसी के साथ साथ किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है? सैंगर्स प्रिंसिपल पे बेस्ड है। क्लियर? तो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बनते हैं। अब इसमें कौन सी मेथडोलॉजीज यूज की जाती हैं इस प्रिंसिपल को समझने के लिए? अब हमेशा यहाँ पे ध्यान रखना कि जब हम बात करते हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में तो हमें तो पूरे जीनोम का पता लगाना है। क्लियर? यानी कि हमें काफी बड़े डीएनए सेगमेंट का पता लगाना है। बट जो ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर है उसका एक ड्रॉबैक है, उसकी एक कमी है कि वो बड़े डीएनए फ्रेगमेंट को या कंप्लीट डीएनए को एक साथ सीक्वेंस नहीं कर सकता, वो छोटे छोटे टुकड़ों को करेगा। क्या करेगा? छोटे छोटे टुकड़ों को सीक्वेंस करेगा। वो एक साथ पूरे डीएनए को सीक्वेंस नहीं कर सकता या बड़े फ्रैगमेंट को सीक्वेंस नहीं कर सकता। ये कमी है इसकी। तो इस कमी की भरपाई कैसे की जाए? क्या ऐसा किया जाए कि सीक्वेंस भी पता लग जाए और कोई मिस्टेक भी ना हो? तो यहाँ पे कुछ मेथडोलॉजीज यूज की जाती हैं। तो कौन कौन सी मेथडोलॉजीज हैं? सबसे पहले हम बात करेंगे ईएसटी की, नेक्स्ट हम बात करेंगे सीक्वेंस एनोटेशन की। क्लियर? ये मेथडोलॉजीज हैं जो यूज की जाती है, जिन पे क्वेश्चन आते हैं कि कौन सी मेथडोलॉजीज यूज की गई। वेक्टर्स के बारे में भी आएगा, उसको भी हम आगे डिटेल करेंगे।
EST का फुल फॉर्म है एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग, एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग. सेकेंड वन इज सीक्वेंस एनोटेशन, सेकेंड वन इज सीक्वेंस एनोटेशन. क्लियर? अब बहुत ध्यान से समझना. एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग आइडेंटिफाइंग ऑल द जीन्स दैट एक्सप्रेस्ड एज DNA. साधारण सी बात यह है कि ऐसे DNA का पता लगाना जो mRNA बना रहा हो या प्रोटीन ट्रांसलेशन में इन्वॉल्व हो. मतलब ऐसे DNA की सीक्वेंस का पता लगाना जो एक्सप्रेस कर रहा हो. हम पढ़ चुके हैं कि DNA या जीन जो एक्सप्रेस करता है वो कोडिंग पार्ट होता है और जो नहीं करता है वो नॉन कोडिंग पार्ट है. तो यहाँ पे किसका पता लगाया जा रहा है? कोडिंग पार्ट का. क्लियर? सीक्वेंसिंग द होल सेट ऑफ जीनोम, कोडिंग एंड नॉन कोडिंग, मतलब पूरे DNA का पता लगाना है, चाहे कोडिंग पार्ट हो या नॉन कोडिंग पार्ट हो. क्लियर? तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे सबसे पहले एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग के बारे में. मान लीजिए ये DNA है, इस DNA में ये ब्लू वन इज द नॉन कोडिंग पार्ट, रेड वन इज द कोडिंग पार्ट एंड हियर ब्लू वन अगेन इज द नॉन कोडिंग पार्ट. आई टोल्ड यू अर्लियर कि पूरा DNA mRNA नहीं बनाता है. याद रखना, पूरा DNA mRNA नहीं बनाता है, मतलब पूरा DNA एक्सप्रेशन में इन्वॉल्व नहीं है. केवल 2% पार्ट जो है DNA का कोडिंग पार्ट होता है. क्लियर? तो यहाँ पे कोडिंग पार्ट है. कोडिंग पार्ट का मतलब क्या? जो कोड कर रहा है. क्या कोड कर रहा है? नेचुरली कहीं ना कहीं रिलेटेड टू द अमाइनो एसिड है. कोडिंग से यही समझना है हमें. क्लियर? तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? कोडिंग पार्ट क्या है? RNA बनाने वाला. RNA क्या है? प्रोटीन बनाने वाला. ये मैकेनिज्म हम पढ़ के आ चुके हैं ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन को. तो ऐसा पार्ट जो एक्सप्रेस कर रहा हो, उस पार्ट की सीक्वेंसिंग का पता लगाना कहलाता है एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग. यहाँ पे वर्ड ध्यान रखना है, जो पार्ट एक्सप्रेस कर रहा हो उसका पता लगाना. सिंपल सा. नेक्स्ट है सीक्वेंस एनोटेशन. पूरे के पूरे DNA का पता लगा लो, चाहे वो नॉन कोडिंग पार्ट हो या फिर वो कोडिंग पार्ट हो, सबका पूरे की सीक्वेंसिंग करना, दैट इज सीक्वेंस एनोटेशन. अब यहाँ पे देखो एक प्रॉब्लम क्या आ जाती है कि यहाँ पे पूरे DNA का पता लगा लिया, पूरे DNA का हमने पता लगा लिया, ये भी पता लगा लिया कि कौन सा नॉन कोडिंग पार्ट है, कौन सा कोडिंग पार्ट है. बट अगर हमसे बोल दिया जाए कि इन दोनों को अलग करो, अगर यहाँ पे बोल दिया जाए कि कोडिंग और नॉन कोडिंग पार्ट को अलग करो, तो एक समस्या खड़ी हो जाएगी. तो इसके लिए क्या करना होगा? तो इसके लिए यहाँ पे एक टेक्निक यूज करनी होगी. क्या टेक्निक है? यहाँ पे जो mRNA है, उस mRNA से यहाँ पे बनाना होगा cDNA. प्रोसेस इज नोन एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन. प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन. और इस cDNA से हमें क्या पता लगाना है? यहाँ पे कोडिंग पार्ट. कैसे पता लगाएंगे यहाँ पे कोडिंग पार्ट? हम ऐसे पता लगाएंगे कि यहाँ पे जो cDNA का कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट होगा वो इस कोडिंग पार्ट को आइडेंटिफाई कर लेगा. क्लियर? तो यहाँ पे कोडिंग और नॉन कोडिंग पार्ट हम सेपरेट कर देते हैं. तो हमने क्या पढ़ा? कुछ मेथडोलॉजीज पढ़ी, किस लिए यूज की जाती है? सीक्वेंसिंग के लिए यूज की जाती है. तो सबसे पहला हमने पढ़ा एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग. कौन सा? एक्सप्रेशन करने वाले DNA का पता लगाना, यानी कि ऐसा जीन का पता लगाना जो एक्सप्रेशन में इन्वॉल्व है. पूरे DNA का पता लगाना, सीक्वेंस एनोटेशन. क्लियर? अब यहां पे हम कुछ वेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे. उससे पहले एक छोटा सा लॉजिक और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. मान लीजिए ये पूरा DNA आपका है. क्लियर? ये पूरा DNA है. अब सीक्वेंसर ने मना कर दिया कि मैं इस पूरे की सीक्वेंसिंग नहीं कर सकता एक साथ, या आपने लोड भी कर दिया तो वहां पे वो सीक्वेंसिंग नहीं हो पा रही है. तो अब क्या किया जाए जिससे ये सीक्वेंसिंग हो पाए? तो सबसे पहले इस DNA की फ्रैगमेंट को छोटे छोटे, इस पूरे DNA को छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में कन्वर्ट किया जाएगा और इनको कन्वर्ट करने के लिए यूज किया जाएगा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस. हम जानते हैं ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस DNA को इंटरनली इनसाइड कट करता है. क्लियर? अब यहाँ पे ये डिफरेंट फ्रैगमेंट्स बन गई जो कि छोटी छोटी फ्रैगमेंट्स हैं. क्लियर?
अब मान लीजिए बहुत सारी फ्रेगमेंट्स हमारे पास हैं। अब एक चीज और, इतनी सारी फ्रेगमेंट्स का एक साथ सीक्वेंसिंग पॉसिबल नहीं है, तो क्या किया जाए, ये हमने टुकड़ों में तो इसको तोड़ दिया, अब इनको कहीं ना कहीं स्टोर करके रखना है, जिससे जब भी हमें रिक्वायरमेंट हो हम उस टुकड़े को निकाल सकें और उसकी सीक्वेंसिंग कर सकें। तो इन टुकड़ों को स्टोर करने के लिए हम कुछ ऑर्गेनिज्म यूज करते हैं, और उन ऑर्गेनिजम्स में बैक्टीरिया हो सकते हैं, उन ऑर्गेनिज्म में फंगी या ईस्ट हो सकता है। क्लियर? तो बहुत ध्यान से समझना। यहां पे मान लीजिए हमें इस टुकड़े को स्टोर करना है, ये जो फ्रैगमेंट है इस फ्रैगमेंट को हमें स्टोर करना है। अब ये जो फ्रैगमेंट है हमें इसको स्टोर करना है इस बैक्टीरिया में, इस डीएनए को इस बैक्टीरिया में हमें स्टोर करना है। तो क्या ये पॉसिबल है कि अपने आप चला जाएगा? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। इसको पॉसिबल बनाने के लिए हमें वेक्टर की रिक्वायरमेंट होगी। वेक्टर हम बायोटेक्नोलॉजी में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे क्या होता है। क्लियर? केवल आप ये ध्यान रखें कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के लिए डीएनए फ्रैगमेंट को स्टोर करने के लिए कौन से वेक्टर यूज किए गए। तो यहाँ पे हम दो वेक्टर्स को स्टडी करेंगे, BAC एंड YAC। क्लियर? तो यहाँ पे अगर डीएनए को बैक्टीरिया में स्टोर करना है तो यहाँ पे जो वेक्टर यूज किया जाएगा वो है BAC। नाम से पता चल रहा है, B का मतलब बैक्टीरिया, A का मतलब आर्टिफिशियल, C का मतलब क्रोमोसोम। हम क्या यूज करेंगे? बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। क्या है ये बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम? वेक्टर है। क्या करेगा ये वेक्टर? इस डीएनए को अपने साथ बैक्टीरिया के अंदर लेके आएगा। क्लियर? तो यहाँ पे सबसे पहले इस डीएनए को इस डीएनए के साथ जोड़ा जाएगा। जोड़ने के लिए लाइगेज एंजाइम है। जोड़ने के लिए डीएनए के फ्रैगमेंट को अटैच करने के लिए कौन सा एंजाइम है? लाइगेज एंजाइम है, डीएनए लाइगेज। तो इन दोनों को लाइगेट किया गया, जोड़ा गया, अटैच किया गया। ये अटैच हो गए। अटैच होने के बाद ये जो डीएनए है अब इस बैक्टीरिया में ट्रांसफर किया गया। ये डीएनए कहां ट्रांसफर किया गया? बैक्टीरिया में। तो क्या ये डीएनए फ्रैगमेंट खुद चल के गया? नहीं गया। इसको ले जाने में कुछ सामान की जरूरत पड़ी, कुछ कैरियर की जरूरत पड़ी, तो वो है वेक्टर। ये वेक्टर इस डीएनए को बैक्टीरिया में लेके जाएगा और ये डीएनए फ्रैगमेंट स्टोर हो जाएगी। क्लियर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। उसी तरीके से अगर हम बोले ये तो बैक्टीरिया है, अब जहां पे ये स्टोर हो रहा है वो होस्ट है, जहां पे भी ये गया है दैट इज होस्ट, उसका घर। क्लियर? उसी तरीके से हम ईस्ट को भी यूज कर सकते हैं एज अ होस्ट सेल। मान लीजिए ये फ्रैगमेंट है या ये फ्रैगमेंट है, कोई भी एक फ्रैगमेंट है, इसे हमें ईस्ट में भेजना है। क्लियर? तो यहां पे हम यूज करेंगे YAC। जैसा BAC वैसा ही YAC। अगर ये वेक्टर है तो ये भी वेक्टर है, बट एक लेटर का डिफरेंस है, यहाँ पे बैक्टीरिया है, यहाँ पे ईस्ट है। सो दिस इज ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। क्या बोलेंगे इसको? ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। तो यहाँ पे ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम वेक्टर है। ये वेक्टर इस डीएनए के फ्रैगमेंट को ईस्ट सेल में लेके जाएगा। किस में लेके जाएगा? ईस्ट सेल में लेके जाएगा। तो पहले ले जाने के लिए इन दोनों को अटैच करना जरूरी है। पहले कट किया जाएगा फिर अटैच किया जाएगा। क्लियर? अब यहाँ पे अटैच हो गया। अटैच होने के बाद इस डीएनए को कहाँ पे ट्रांसफर किया गया? होस्ट सेल में ट्रांसफर किया गया। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में जिन वेक्टर्स को यूज किया गया वो है BAC एंड YAC। ये क्वेश्चन की फॉर्म में पूछा गया है कि कौन से वेक्टर्स यूज किए गए ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के लिए। अब ये क्यों यूज किए गए? ट्रांसफर करने के लिए फ्रैगमेंट्स को, किसकी फ्रैगमेंट्स को? डीएनए की फ्रैगमेंट्स को होस्ट सेल में। क्लियर? जिससे जब भी हम चाहें उनकी सीक्वेंसिंग के लिए उनको निकाल के सीक्वेंसिंग कर सकें। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हमने डीएनए की फ्रैगमेंट्स तो बना दी, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से हमने फ्रैगमेंट्स तो बना दी। अब कैसे पता चलेगा कि कौन सी फ्रैगमेंट 1 है, कौन सी फ्रैगमेंट 2 है? यानी कि पहली फ्रैगमेंट के बाद दूसरी फ्रैगमेंट आएगी, दूसरे के बाद तीसरी आएगी, तीसरे के बाद चौथी आएगी, कैसे पता चलेगा? ये भी बहुत टीडियस टास्क है। तो इसको समझाने के लिए यहाँ पे मान लीजिए हम ये बात करते हैं कि ये क्रोमोसोम
है, मान लीजिए क्रोमोसोम 1 है, 2 है, कोई भी होमोलोगस सेटअप उठा लीजिए यहाँ पे, क्लियर। यहाँ पे हमने मान लीजिए 1 ले लिया होमोलोगस क्रोमोसोम, 1 सेट हमने ले लिया, मतलब 1 होमोलोगस क्रोमोसोम ले लिया। दिस इज ऑल्सो 1, दिस इज ऑल्सो 1। अब क्या करना होगा, इनको हम कट करवाएंगे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से। किससे कट करवाएंगे, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से। तो मान लीजिए ये है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस 1, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस 1 कौन सा है, क्रोमोसोम 1, ये भी क्रोमोसोम 1। इस क्रोमोसोम 1 में रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस 1 ने यहां से यहां तक इसको काट दिया, कट कर दिया, काम ही इसका ये है कट करना। अब यहां पे जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस 2 होगा, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस 2 होगा, वो क्या करेगा, वो यहां से इसको कट करेगा, यहां से यहां तक कट करेगा, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस 2, क्लियर। अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें, बहुत अगर ध्यान से देखें तो हमें क्या पता चलेगा, हमें ये पता चलेगा कि इन क्रोमोसोम में कुछ डीएनए का पार्ट ओवरलैप कर रहा है। जब रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कट कर रहे हैं तो क्या ध्यान में रख के वो कट करेंगे, ओवरलैप करके। ओवरलैप का मतलब कि अगर इसको देखें तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट ओवरलैप कर रहा है, यानी कि यहां और यहां जब कट किया गया तो ये पोर्शन ओवरलैप कर रहा है, क्लियर। उसी तरीके से 3 जब कट करेगा, तो फिर से देख लेते हैं 3 कैसे कट करेगा। तो जब 3 कट करेगा तो 2 को ध्यान में रख के ओवरलैप करते हुए कट करेगा, तो यहां पे इस तरीके से 3 कट करेगा। फिर 4 कट करेगा तो 3 के ओवरलैपिंग फॉर्म को ध्यान रखते हुए कट करेगा, तो ये तो हो गया रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस 3, ये हो गया रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस 4। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये 1 है, इसके बाद ये सेकंड फ्रेगमेंट है, ये थर्ड है। तो इसको पता लगाने के लिए हम क्या ध्यान रखेंगे, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखेंगे। वो कैसे, मान लीजिए ये फ्रेगमेंट हमारे पास आ गई, ये बहुत सारी फ्रेगमेंट हमारे पास आ गई, क्लियर। अब इन फ्रेगमेंट्स में कैसे पता चलेगा 1 के बाद 2 आएगा, तो ध्यान रखना, मान लीजिए ये 1 फ्रेगमेंट है और ये सेकंड फ्रेगमेंट है, क्लियर। तो यहाँ पे 1 के एंड में कोई सीक्वेंस है, मान लीजिए 1 के एंड में कोई सीक्वेंस है AATT, 1 के एंड में कोई सीक्वेंस है AATT, क्लियर। अब 1 के एंड में जो सीक्वेंस है वो 2 के स्टार्टिंग में होगी, 2 के स्टार्टिंग में ये सीक्वेंस होगी AATT। ऐसा क्यों, क्योंकि जो यहाँ पे 1 का एंड था, मान लीजिए AATT 1 का एंड था, वही 2 का शुरुआत वाला पार्ट था AATT, इसलिए तो ये ओवरलैपिंग पार्ट कहलाए। तो जो सीक्वेंस यहाँ पे होगी वही सीक्वेंस यहाँ पे होगी, तो सीक्वेंस को मैच करना, कौन से सीक्वेंस को, जो ओवरलैप कर रही है। तो ऐसे ओवरलैपिंग सीक्वेंस को जब हम पता कर लेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि फर्स्ट फ्रेगमेंट के बाद सेकंड किसकी सीक्वेंसिंग करनी है। तो ये ओवरलैप वाला पार्ट बहुत ज़रूरी है। तो साइंटिस्ट ने ये ओवरलैपिंग पार्ट इसीलिए ध्यान में रखा कि जब सीक्वेंस की जाए तो कोई गलती ना हो, प्रॉपर डीएनए की सीक्वेंस हो, क्लियर। तो ये बात समझनी ज़रूरी है। फीचर्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के क्या फीचर्स हैं, तो ये सारा डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन जीनोम कंटेन 316.7 बेस पेयर, 3164.7 बेस पेयर, 3164.7 बेस पेयर किसमें प्रेजेंट है, हमारे पूरे ह्यूमन जीनोम में। क्या मतलब है इस बात का, बहुत ध्यान से समझना है ये बात। मान लीजिए ये क्रोमोसोम 1 है, ये क्रोमोसोम 2 है, एंड अप टू 22, 1 2 अप टू 22, दिस इज 1 2 अप टू 22। अगर फीमेल बॉडी है, अगर फीमेल बॉडी है तो एक्स क्रोमोसोम और सेकेंड क्रोमोसोम इज एक्स क्रोमोसोम। अगर वही मेल बॉडी है, वाई क्रोमोसोम जो कि बहुत ही छोटा है, एंड एक्स क्रोमोसोम, तो दिस इज वाई एंड दिस इज एक्स,
क्लियर? तो इस तरीके से हम क्या पढ़ रहे हैं, हम ये पढ़ रहे हैं कि किस तरीके से हमारी बॉडी में क्रोमोसोम होते हैं। अब हमने क्या पढ़ा कि 1 to 22 तो ऑटोसोम्स की स्टडी की जाती है और एक्स और वाई सेक्स क्रोमोसोम की स्टडी की जाती है जीनोम में। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि पूरे ह्यूमन जीनोम में मतलब जितने भी क्रोमोसोम है उन सभी क्रोमोसोम को मिला के कितने बेस पेयर्स हैं, 3164.7। ऐसा नहीं है कि ये एक ही क्रोमोसोम में बेस पेयर को बोला जा रहा है, ऐसा नहीं है। जितने भी क्रोमोसोम आपने स्टडी किए हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में, तो उन सभी को मिला के इतने बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं पूरे जीनोम में, 3164.7 बेस पेयर। एस्टिमेटेड जीन्स 30,000, 30,000 जीन्स प्रेजेंट है। अब जीन्स कैसे पता लगाएं? क्या एक क्रोमोसोम के जीन की बात की जा रही है या पूरे जीनोम में जितने भी क्रोमोसोम काउंट किए गए सबके बारे में पता लगाया जा रहा है? तो ध्यान रखना है, मान लीजिए ये क्रोमोसोम 1 है, इस पे कोई जीन है, ये जीन है, ये जीन है, 2 पे कोई जीन है, तो क्रोमोसोम 1 की जितनी भी जीन है, फिर 2 की जितनी भी जीन है, फिर अप टू 22 जितनी भी जीन है, फिर एक्स में जो भी जीन है, वाई में जो भी जीन है, सबका टोटल जब किया गया तो कितनी आई? 30,000। तो एस्टिमेटेड जीन कितनी है? 30,000। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेटा। 30,000 जीन्स हमारे पास हैं टोटल जीनोम में। क्लियर? मोस्ट जीन्स क्रोमोसोम 1, सबसे ज्यादा जो जीन्स होती हैं वो क्रोमोसोम 1 पे होते हैं। सबसे ज्यादा जीन क्रोमोसोम 1 पे होती हैं। कितनी होती है? 2968 जीन होती हैं क्रोमोसोम 1 पे। अगर 2968 इस पे है तो इस पे भी वही है, तो इसीलिए हम केवल एक क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं यहाँ पे। क्लियर? तो क्रोमोसोम 1 पे कितनी है? 2968 जीन। राइट? नेक्स्ट, सबसे कम जीन्स होती हैं वाई क्रोमोसोम पे 231। वाई क्रोमोसोम पे कितनी जीन्स होती हैं? केवल 231, सबसे छोटा है। तो अगर हम देखें इस डेटा के हिसाब से देखें तो क्रोमोसोम जो 1 है उस पे सबसे ज्यादा जीन्स हैं और क्रोमोसोम वाई पे सबसे कम जीन्स हैं। सबसे कम जीन किस पे है? वाई क्रोमोसोम पे। क्लियर? नेक्स्ट, लार्जेस्ट जीन दैट इज डिस्ट्रोफिन 2.4 मिलियन बेसेस। तो यहां पे अगर हम बनाएं, यहां पे ड्रॉ करें, मान लीजिए क्रोमोसोम 1 है, 2 है एंड अप टू 22। यहां पे हमने बनाया वाई क्रोमोसोम और यहां पे हमने बनाया एक्स क्रोमोसोम। क्लियर? तो 1 to 22। तो यहां पे सबसे बड़ी जो जीन है दैट इज डिस्ट्रोफिन, उसमें होते हैं 2.4 मिलियन बेसेस और ये जो जीन प्रेजेंट होती है, दिस जीन इज लोकेटेड ऑन द एक्स क्रोमोसोम। ये जो डिस्ट्रोफिन की जो जीन है ये कहां पे प्रेजेंट होती है? एक्स क्रोमोसोम पे। और सबसे बड़ी जीन है, डिस्ट्रोफिन प्रोटीन बनाती है जो मसल्स के लिए बहुत जरूरी प्रोटीन है। एवरेज जीन्स कंटेन 3000 बेसेस। हर जीन में कितने बेसेस होते हैं? 3000। मान लीजिए यहाँ पे कोई जीन है, 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 एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कोई भी जीन हम बात करें तो यहाँ पे जो एवरेज जो बेसेस हैं वो 3000 है। क्लियर? अगर यहाँ पे आप देखें, मान लीजिए यहाँ पे कोई जीन है, यहाँ पे बेसेस हैं 2000, यहाँ पे बेसेस हैं 4000, इस जीन में 2000 बेसेस है, इसमें 4000 है। इन दोनों का सम करेंगे 6000, दो जीन्स का कर रहे हैं, डिवाइड बाय 2, तो कितना आ जाएगा? 3000। तो क्या सभी जीन में जो बेसेस हैं वो सेम होते हैं? सेम नहीं होते। इसमें मान लीजिए 2000 है, बट यहाँ पे जो डिस्ट्रोफिन वाली हमने पढ़ी है उसमें 2.4 मिलियन बेसेस हैं। इसमें कितने हैं? 2.4 मिलियन। तो यहाँ पे सेम नहीं है, बट अगर एवरेज निकालें तो हम एवरेज में क्या बोलेंगे? 3000 बेसेस है पर जीन। क्लियर? फंक्शन अननोन ओवर 50% जीन्स। हमारी बॉडी में 3000 जीन्स हैं। क्लियर? 30,000 नॉट 3000, 30,000 जीन्स हैं। इनमें से 50 के जो फंक्शन हैं वो अननोन है। मतलब क्या है कि 15,000 जीन्स के फंक्शन हमें अभी भी पता
नहीं है। केवल 15,000 जीन के ही फंक्शन हमें पता है, बट 15,000 के अभी भी हमें पता नहीं है। तो ये जो पेज है हमने इसमें क्या पढ़ा, इस पेज में हमने ये पढ़ा कि जो जीन्स हैं उनका पता लगाया गया ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के लिए। इसी के साथ साथ सबसे ज़्यादा जीन किस पे हैं, सबसे कम जीन किस पे हैं, लार्जेस्ट जीन कहाँ पे, तो ये सारी डिटेलिंग हमने एनसीईआरटी की यहाँ पे की है। क्लियर। कोडिंग पार्ट का मतलब जो कोड कर रहा है, कोड का मतलब जो आरएनए बना रहा है वो कितना है, लेस देन 2%। ये बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। नॉन कोडिंग पार्ट अप्रोक्सीमेटली 98% और कोडिंग पार्ट ओनली 2%। फीचर ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, रिपीटेटिव सीक्वेंस, ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये जो रिपीटेटिव डीएनए है ये ह्यूमन जीनोम का सबसे बड़ा हिस्सा बनाता है। क्या होता है रिपीटेटिव डीएनए, हमारे डीएनए में जो नॉन कोडिंग पार्ट है उस नॉन कोडिंग पार्ट में कोई पर्टिकुलर डीएनए सीक्वेंस बार बार रिपीट कर रही है। मान लीजिए ये हमारा डीएनए है, इस डीएनए मान लीजिए कोई सीक्वेंस है ATGC, फिर आ गई ATGC, फिर आ गई ATGC, तो ये बार बार रिपीट कर रही है। इसी को हम क्या कहते हैं, रिपीटेटिव डीएनए, जो कि जीनोम का सबसे बड़ा हिस्सा बनाती है। इट रिपीट्स मेनी टाइम्स, समटाइम्स 100 to 1000 टाइम, यानी कि 100 to 1000 टाइम ये रिपीटेशन कर सकती है। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि यहाँ पे जो रिपीटेटिव डीएनए है इसमें नंबर ऑफ रिपीटेशन सभी इंडिविजुअल्स में अलग अलग हो सकते हैं। सीक्वेंस सेम हो सकती है, रिपीटेशन नंबर अलग अलग होते हैं, इसीलिए तो हम सब इंडिविजुअल डिफरेंस शो करते हैं। इट हैव नो डायरेक्ट कोडिंग फंक्शन, हमने ये पढ़ा था कि जो रिपीटेटिव डीएनए है ये एमआरएनए नहीं बनाता है, प्रोटीन को बनाने में इन्वॉल्व नहीं है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि इसके पास प्रोटीन बनाने की इंफॉर्मेशन नहीं है। किसकी बात हम कर रहे हैं, रिपीटेटिव डीएनए की। हमने क्या पढ़ा कि रिपीटेटिव डीएनए वो डीएनए की सीक्वेंस है जो बार बार रिपीट होती है, ये जीनोम का सबसे बड़ा हिस्सा बनाती है, ये प्रोटीन को कोड नहीं करती है, और साथ में ये क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर, डायनामिक्स एंड इवोल्यूशन का आइडिया भी देती है। क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर से यहाँ पे क्या मतलब है, क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर से यहाँ पे मतलब है कि जब हम क्रोमोसोम की बात करते हैं, मान लीजिए क्रोमोसोम है और इस क्रोमोसोम में ये डीएनए है, इस क्रोमोसोम में ये डीएनए है। क्लियर। तो ये जो डीएनए होता है क्रोमोसोम में, इसके एंड पार्ट की हम बात करें तो इसको हम कहते हैं टीलोमियर। यहां पे भी एंड पे हम क्या बोलेंगे, टीलोमियर। इस टीलोमियर में भी क्या है, रिपीटेटिव डीएनए है। अब इस रिपीटेटिव डीएनए की क्या खास बात है, इसकी खास बात ये है कि ये एक क्रोमोसोम को दूसरे क्रोमोसोम से फ्यूज नहीं होने देता और क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर मेंटेन करता है। तो रिपीटेटिव डीएनए का क्या काम हो गया, क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को मेंटेन करना। क्लियर। साथ ही डायनामिक्स, जैसे हमने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की बात की, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट रोल ही रिपीटेटिव डीएनए करता है। अगर रिपीटेटिव डीएनए नहीं होगा तो हम फिंगरप्रिंटिंग कैसे कर पाएंगे। इसमें ही तो पता चलता है कि नंबर ऑफ रिपीटेशन किस इंडिविजुअल में दूसरे इंडिविजुअल से वेरी करते हैं। क्लियर। एज वेल एज ये इवोल्यूशन का आइडिया भी देता है। इवोल्यूशन का आइडिया देता है, इसका मतलब क्या है कि जब हम रिपीटेटिव डीएनए को स्टडी करते हैं, मान लीजिए हमने ह्यूमन का रिपीटेटिव डीएनए लिया, मंकी का लिया, क्लियर, या फिर हमने चिंपैंजी का लिया, रैट का लिया, या हमने किसी अदर ऑर्गेनिज्म का लिया, बर्ड का लिया, फ्रॉग का लिया, किसी का भी लिया, तो हम क्या देखेंगे यहाँ पे कि इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से जो ऑर्गेनिज्म है उनमें कितनी रिजेम्बलेंस है या किस ऑर्गेनिज्म का इवोल्यूशन किससे हुआ है, इसका आइडिया भी हमें कौन देता है, रिपीटेटिव डीएनए। क्लियर। तो यहाँ पे फीचर्स क्या है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के, रिपीटेटिव सीक्वेंस का पता लगाना। फीचर्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में एक और इंपॉर्टेंट बात आती है एसएनपी, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। नाम से पता चल रहा है, सिंगल का मतलब एक, न्यूक्लियोटाइड का मतलब न्यूक्लियोटाइड, और पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब वेरिएशन, यानी कि सीक्वेंस में एक न्यूक्लियोटाइड वेरी कर रहा है। एक डीएनए की सीक्वेंस है, उसमें अंतर केवल एक न्यूक्लियोटाइड का आ रहा है, दैट इज सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म।
कैसे पता लगाएंगे? साइंटिस्ट हैव आइडेंटिफाइड अबाउट 1.4 मिलियन लोकेशन। कितनी लोकेशन पे देखा गया SNP? 1.4 मिलियन। ये डेटा इज इंपॉर्टेंट। क्लियर? लोकेशन वर सिंगल बेस DNA डिफरेंस अकर इन ह्यूमन, यानी कि केवल एक ही बेस सीक्वेंस में अलग जाता है, तो जो अलग जा रहा है, जो वेरिएशन दिखा रहा है, दैट इज SNP। तो कितने SNP देखे गए हैं ह्यूमन में? 1.4 मिलियन। मान लीजिए 2% का DNA है, इन 2% के DNA को कंपेयर किया तो क्या देखा गया? यहाँ पे A इसमें भी है, इसमें भी है, फिर से A इसमें भी है, इसमें भी है, बट यहाँ पे है C और यहाँ पे है T, यानी कि ये क्या है? SNP, सिंगल न्यूक्लियोटाइड। TT, GG, GCG सेम है। फिर आगे चले सीक्वेंस में, फिर एक न्यूक्लियोटाइड वेरी कर गया, फिर आगे चले सीक्वेंस में, फिर एक न्यूक्लियोटाइड वेरी कर गया, फिर आगे चले सीक्वेंस में, फिर एक न्यूक्लियोटाइड वेरी कर गया, एंड सो ऑन। तो जहां जहां पे भी ये वेरिएशन दिखा रहा है केवल एक न्यूक्लियोटाइड, वहां पे क्या बन जाते हैं? SNP। ये SNP है, ये SNP है, ये SNP है और ये SNP है। तो यहाँ पे SNP का मतलब है कि सिंगल न्यूक्लियोटाइड वेरी कर रहा है सीक्वेंस में, उसी को हम क्या कहते हैं? सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब है अंतर या वेरिएशन। क्लियर? अदर ऑर्गेनिज्म हुज जीनोम आर ऑल्सो सीक्वेंस्ड। अदर ऑर्गेनिज्म जिनके जीनोम को ह्यूमन से पहले ही सीक्वेंस कर लिया गया है, वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट प्रोकैरियोट, दैट इज हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा प्रोकैरियोट है। नेक्स्ट है फर्स्ट यूकैरियोट, दैट इज सेर्कोमाइसिटीज सिरिविसिस, दैट इज ईस्ट। नेक्स्ट इज फर्स्ट प्लांट इन विच कंप्लीट जीनोम वाज सीक्वेंस। पहला प्लांट जिसमें पूरा जीनोम सीक्वेंस किया गया, दैट इज अराबिडोप्सिस थैलियाना, दैट इज स्मॉल मस्टर्ड प्लांट। एंड लास्ट इज फर्स्ट एनिमल, पहला एनिमल जिसमें ह्यूमन जीनोम को सीक्वेंस किया गया, दैट इज C. elegans नेमेटोड। तो ये पूरा जो NCERT का डेटा है रिलेटेड टू द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट हमने डिस्कस कर लिया है, और इसी टॉपिक के साथ ये चैप्टर हमारा यहाँ खत्म हो जाता है।